सो अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज आई एम टू लेट टू मेकिंग द वीडियो। आई होप आपका साइंस का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो हमारे पास जो साइंस का एग्जाम है उसका पेपर कोड है 824 CO। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो साइंस के एग्जाम के अंदर 20 MCQs पूछे गए हैं उनके आंसर की के बारे में, उसका कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो आप अपने एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आपका कौन सा टिक लगाया है, सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारा पहला सेक्शन है, ये टोटल 3 सेक्शन दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें पहले सेक्शन में फिजिक्स के और दूसरे सेक्शन में केमिस्ट्री और तीसरे सेक्शन में बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, MCQs वगैरह। ठीक है, तो इसका पहला सेक्शन है, इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर दे रखा है अवतल, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अवतल का जो होता है वो प्रतिबिंब सीधा नहीं बनता है, उसका अवतल का जो होता है वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक है उत्तल और तीसरा दे रखा है समतल तथा उत्तल दर्पण दोनों, और एक है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो समान होती है, तो समतल दर्पण इसका राइट आंसर होगा, जिससे प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण का सदैव सीधा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, चित्र में 2 सर्वसम प्रिज्मों पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो संयोजन में निर्गत प्रकाश की किरण होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर दे रखे हैं श्वेत, लाल, बैंगनी और पीली। ठीक है, तो इन्होंने बोला है प्रिज्मों पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है। यहाँ से श्वेत निकली है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो प्रिज्म है वो उल्टा है, तो यहाँ से जो कलर में डिवाइड होगी, फिर उसके बाद जब प्रिज्म से निकलेगी तो वो जिस कलर में थी उसी कलर में वापस निकलेगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ाया है, वो जा करके देख लेना एक बार। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसका? ऑप्शन नंबर A ठीक होगा, श्वेत ही निकलेगी। ठीक है, अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तल लेंस के F तथा 2F के बीच स्थित किसी बिंदु का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो F और 2F के बीच जो स्थित होती है कोई भी वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? सदैव वास्तविक, बड़ा और उल्टा बनता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर D ठीक होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में भी सिंगल का उपयोग होता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में भी सिंगल ही होता है। इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जरा दूर दृष्टि दोष जो होता है, जरा दृष्टि दोष जो होता है उसके अंदर द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर C ठीक होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, कॉलम X में दिए गए भौतिक राशियों के मात्रकों का सुमेलन कॉलम Y में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है, नीचे इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D। तो इसमें सबसे पहले आपको देखो, नॉर्मली क्या है, आपको अगर सही मालूम होना चाहिए, अगर इसमें से आपको एक भी सही मालूम है ना, तो आपका आंसर ठीक जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको ओम मीटर में मालूम तो वाट मालूम होनी चाहिए, वाट नहीं मालूम तो कोलाम नहीं तो ऑब्वियस सी बात है ओम तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो ओम का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो 4 का कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक, अब 4 का 1 2 में दे रखा है, देखो इसमें भी दे रखा है, नहीं सिर्फ एक में दे रखा है, तो 4 का 1 किस में दे रखा है? पहले वाले में, तो पहला वाला ऑब्वियस सी बात है करेक्ट होगा। ठीक है कोई भी एक आना हो, कोई भी एक देख लो आपको जो आपको आता हो। अगर आपको पता है ओम मीटर को प्रतिरोधकता मात्रक होता है इसका, तो आप इसमें देख लो पहले का तीसरा है, तो पहले का तीसरा देख लो किस में है, पहले का तीसरा सिर्फ पहले में ही है, तो ये वाला ठीक होगा। सही है ना? ये नहीं पता आपको तो वाट का आना चाहिए। वाट का मात्रक वाट किसका मात्रक होता है? विद्युत शक्ति का। ठीक, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो फिर आपको देख लो दूसरे का दूसरा है, दूसरे का दूसरा किस ऑप्शन में दे रखा है? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो पहले में ही दे रखा है, तो ऑब्वियस दे दिया उन्होंने क्वेश्चन। तो ओम मीटर किसका होगा? प्रतिरोधकता का होगा। वाट किसका होगा? विद्युत शक्ति का। और कूलाम जो होता है वो किसका होता है? आवेश का मात्रक होता है। और ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? नीचे दे रखा है 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर क्वेश्चन नंबर 6 का दे रखा है 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित होती है। आई का मान हमसे यहाँ पर पूछा है। ठीक है, और क्या दे रखा है? विद्युत वाट। तो वाट अभी किसका मात्रक बताया था? विद्युत शक्ति का। तो विद्युत शक्ति का यानी वाट है, तो विद्युत शक्ति को किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। तो P बराबर कितना हो गया? 110। ठीक है, वोल्ट दे रखा है यानी V, विभवांतर दे रखा है कितना? V बराबर 220। ठीक, तो V और P का मान हो गया और I का मान निकालना है। तो आपको मालूम है फॉर्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पे? P बराबर क्या होता है? VI होता है। ठीक है, I का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? I बराबर कितना कर देंगे? P अपॉन में V, ये गुणा में है, इधर आके बटे में आ जाएगा। तो हमें क्या दे रखा है? देखो P का मान दे रखा है 110,
और V का मान दे रखा है 220। यही दे रखा है क्या? जी हाँ, यही दे रखा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है I का मान निकालना है। सिंपली मान रख दो, I बराबर कितना होगा, P 110 V 220। 0 से 0 कैंसिल होगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22। I के बराबर कितना आ गया, 1/2। ये क्या है, हाफ है, एक का आधा है ना, तो एक कितना होता है, एक। और इसको हम लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, उसको 0.5 लिख सकते हैं। I का मान है तो एम्पियर होगा। ठीक, तो इसका आंसर कितना होगा, 0.5 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, 0.5। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, किसी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, समान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में कौन समजातीय श्रेणी में है। तो इसमें CH4 प्लस के C2H6 दे रखा है, तो ये तो दिख गया। देखो ये भी समजातीय श्रेणी में है, और नीचे वाला जो दे रखा है वो भी CH3OH प्लस C2H5OH, ये भी समजातीय श्रेणी में ही है। ये दोनों नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट और थर्ड इसका सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, स्पेस कम है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, 9 दे रखा है एथेनॉल में क्रियात्मक समूह है। तो ये तो एथेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, देखो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये मतलब कैंसिल है। ये कीटोन है, ये भी कैंसिल। और ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, ये भी कैंसिल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बचता है, OH बचता है, जो कि एथेनॉल का, एथेनॉल में क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन का संभावित pH मान है। देखो लाल से नीला हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एसिड होगा। ठीक है, लाल लिटमस को जब नीला कर रहा है तो एसिड होगा। तो एसिड का pH मान कितना होता है, 7 से ऊपर होता है। तो ये तीन ऑप्शन तो कैंसिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, 8। ठीक है, अगला दे रखा है CaOCl2 का प्रचलित नाम है। बहुत इजी क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया में जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है, अभिक्रिया है। इसमें पूछा है कौन सी रिएक्शन है। ठीक, क्या है, जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इनकी जब क्रिया होती है आपस में तो जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये देख लो एक बार, ऐसे प्रैक्टिकल देखो इसको। क्या है, Zn है, Zn की क्रिया किससे होती है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। तो इनकी जब क्रिया होती है तो क्या होगा, Zn H2 को विस्थापित कर देगा, नाम से पता चल गया। तो सॉरी, इसको विस्थापित करेगा तो क्या होगा, ZnSO4 प्लस के H2। उन्होंने खुद बोल दिया इस चीज़ को, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस के हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो कौन सी अभिक्रिया है, तो Zn ने H2 को विस्थापित कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है विस्थापन अभिक्रिया होगी, प्रतिस्थापन विस्थापन। तो ये कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। आगे दे रखा है निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, ZnO। ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अभी आ गए बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो बायोलॉजी में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन 3 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा जल एवं खनिज से संबंध के लिए उत्तरदायी है। तो जल और खनिज जो प्लांट्स को प्रोवाइड करता है वो कौन है, जाइलम है। जाइलम ही ये काम करता है जल और खनिज का, धरती से जल और खनिज पौधे तक, उसकी पत्तियों तने वने तक सारा जो करता है वो काम जाइलम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक होगा। अब पौधों में जल की हानि से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन ए दे रखा है तना, बी दे रखा है जड़ और सी दे रखा है जाइलम। बहुत से जाइलम समझते हैं क्योंकि जल वही प्रोवाइड कराता है सारा, तो अगर उनमें हानि हो रही है तो वो जाइलम होगा। ऐसा नहीं है, देखो आपने वाष्पोत्सर्जन की अगर प्रक्रिया पढ़ी होगी, वाष्पोत्सर्जन आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा आंसर इसका। ठीक है, तो जड़ और तना जाइलम वाष्पोत्सर्जन के अंदर से कैंसिल होते हैं, तो इसको कौन सा होगा, रंध्र होगा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से ही जो होता है जल की हानि होती है, वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो रंध्र से रिलेटेड होती है। इसका प्रोसेस जो है एक बार पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन।
तो ये तीनों ही क्या है, पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ठीक है, अगला दे रखा है गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयोगी है, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, पुनरुद्भवन। तो ये तीनों ही उपयोगी हैं, कैसे लगा दो गुलाब का पौधा हो जाता है। ठीक है, अपने देखो हुआ कुछ लोग सिर्फ गुलाब की टहनी तोड़ करके उसको लगा देते हैं ज़मीन में, तो वो भी हो जाता है। तो इसके ये तीनों विधि से जो होता है वो गुलाब का पौधा उगाया जा सकता है। तो इसका कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। जल्दबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। उत्सर्जन का यानी एक्सक्रेशन का भाग नहीं है। तो एक्सक्रेशन का कौन सा पार्ट नहीं होता, देखो वृक्क यानी किडनी। ठीक, तो वृक्क तो होते ही है, वृक्काणु भी होते हैं, वृक्क के अंदर ही होगा, नाम से ही सिद्ध हो रहा है। जिसके अंदर वृक्क आ गया वो भी उत्सर्जन का भाग होगा। ठीक है, तीसरा है वोमन संपुट और चौथा है न्यूरॉन। नेफ्रॉन होती है किडनी, वोमन संपुट नहीं, आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, न्यूरॉन माइंड्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लियल सेल्स और 90% न्यूरॉन जो माइंड होता है वो 90% न्यूरॉन और 10% ग्लियल सेल्स से बनता है, जिसकी वजह से जो ग्लियल सेल्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डिवीजन होता है, जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर वगैरह हो जाते हैं। तो न्यूरॉन इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि न्यूरॉन जो होते हैं वो माइंड्स के अंदर पाए जाते हैं, वो इसके अंदर नहीं होते किडनी। वोमन संपुट जो होता है वो किडनी के अंदर पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, तो वृक्क की किडनी जो होती है वो किडनी की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगला दे रखा है कौन सा 19, क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है। शुद्ध गोल बीज जो होंगे वो किससे होंगे, RR मूवी देखिए, RRR अच्छी मूवी है। तो वो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, RR। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ है। हरे पौधे, सब्जियां। तो देखो इसमें ऑब्वियस सी बात हो जाती है, देखो हरे पौधे, ठीक है, फिर सब्जियां वो भी हरी होती हैं, तो रिलेशन बनना है इनके बीच में। फिर लकड़ी, तो पौधे के अंदर भी लकड़ी पाई जाती है, तो ये तीनों के अंदर रिलेशन है। प्लास्टिक की थैली को कोई रिलेशन नहीं है। तो ये क्या होता है, गैर जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आपके अच्छे गए हों, ठीक गए होंगे। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, और आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अगर कोई गलत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हो सकता है गलती सबसे होती है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में, तो अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।